गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म कोटा केमिस्ट्री पे। एंड दिस इज योर मोहम्मद आकिब हुसैन। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में जो भी ड्रॉबैक्स दिए, जो भी कमियां रखी, उसको ओवरकम करने के लिए एक बहुत ही यंग एंड फैबुलस साइंटिस्ट दैट इज नील्स बोहर, जो एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया ऑफ द एटम। तो क्या था बेसिकली, ये हम इस मॉडल में जानेंगे बेटा। देखो, नील्स बोहर ने जो मॉडल दिया था बेसिकली वो एक मेन पॉइंट पे था। वो बता रहा था स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के बारे में। रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम स्टेबल तो नहीं है ना। कैसे नहीं था? क्योंकि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स में आपको एक बार याद करा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट और इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स यही था रदरफोर्ड के मॉडल का बेटा। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्यूशन कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। बट अगर कंटिन्यूअसली कोई चीज रिवॉल्व करेगी या कोई इलेक्ट्रिकल बॉडी रिवॉल्व करती है तो वो एनर्जी रेडिएट करती है। ठीक है, ऐसा अगर होता तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी पूरी रेडिएट कर देता है, यानी लूज कर देता और न्यूक्लियस में आके कोलाइड कर जाता। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। ठीक है, और यही चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दी नील्स बोहर ने। कैसे उन्होंने एक्सप्लेन की थी ये हम देखेंगे अभी, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। बेसिकली उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहां पे करते हैं। ठीक है, ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। नील्स बोहर ने इस चीज को बहुत अच्छे से बताया कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का जो रिवोल्यूशन होता है पर्टिकुलर कहां पर होता है और वो किस स्पीड से होता है और वो करते क्या है रिवोल्यूशन के टाइम। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि एटम क्या है, स्टेबल है, क्योंकि न्यूक्लियस अपनी जगह पे ही है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रिवोल्यूशन कर रहे हैं। देन उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम को भी समझाया कि कोई भी जो एटम है उससे जो लाइट निकल रही होती है वायलेट कलर की, जो मतलब जो रेनबो आपको बनता हुआ दिखाई देगा, वो किस तरीके से बन रहा होता है। ठीक है, ड्रॉबैक्स हैं इसकी, ड्रॉबैक्स नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ही अच्छा मॉडल है। और इसके बाद जो एटम का मॉडल कोई आया भी नहीं अभी तक, बहुत अच्छा मॉडल है ना। इन्होंने जो एटम के बारे में बताया वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो हम ड्रॉबैक्स नहीं बोल के नील्स बोहर की कुछ लिमिटेशंस बोलेंगे, जो क्या थी वो आपको लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। नील्स बोहर के मॉडल की क्या लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत अच्छे से बताया है इन्होंने सारी चीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बोहर मॉडल, सबसे पहले पूरा नाम क्या था, नील्स बोहर। क्या नाम था? नील्स बोहर एक डेनिश फिजिसिस्ट थे। 1913 में इन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया था। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 1903 में दिया थॉमसन ने, 11 में प्रपोज किया रदरफोर्ड ने, 13 में प्रपोज कर दिया, जस्ट 2 साल के बाद नील्स बोहर ने। ठीक है, जल्दी से उन्होंने उनके जो ड्रॉबैक्स थे उसे ओवरकम किए। उसमें जो मेन चीज जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे वो उन्होंने अच्छे से एक्सपेरिमेंटली देखा और वो बता दिया। 2 साल लगे उन्हें बताने में। 1913 में उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज कर दिया था। ठीक है, उन्होंने अपने मॉडल में बेसिकली बताया कि हमें स्टेबिलिटी, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के बारे में हमें बताया है। अब देखो बेटा, मेन पोस्टुलेट्स क्या थी नील्स बोहर के मॉडल की, वो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। देन हम देखेंगे इसके ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, तो पहले मेन पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। सारी पोस्टुलेट्स हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखी हुई हैं और भी कुछ हैं अभी वो भी बता देंगे आपको। फर्स्ट पोस्टुलेट्स देखो क्या है बेटा, कि कोई भी एटम जो होता है, ठीक है, उसके सेंटर में हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती हैं, पर्टिकुलर एक एनर्जी लेवल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट्स। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है सेंटर में और उसके आसपास जहां पर इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, उस जगह को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, पहला पोस्टुलेट समझ में आया। सेकंड चीज उन्होंने बताया कि किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए ऑर्बिट की जो रेडियस होती है और जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। पर्टिकुलर एटम के लिए जो रेडियस होगी और जो उसका एनर्जी होगी वो फिक्स्ड होती है।
ठीक है। सो दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं या फिर हम शेल्स भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। उन्होंने बोला कि जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, उनकी रेडियस और उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, तो पर्टिकुलर हर एक के लिए वो अलग अलग होगी, ठीक है। और इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, इसे हम शेल्स या फिर एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करता है पर्टिकुलर शेल में या ऑर्बिट में। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। तो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इसीलिए हम पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी को स्टेशनरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी स्टेट्स भी बोल सकते हैं एनर्जी लेवल को किसी भी ऑर्बिट के। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी पर्टिकुलर ऑर्बिट की, वो फिक्स्ड होती है, इसलिए हम उसे स्टेशनरी स्टेट्स भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो आगे देखो, उन्होंने क्या बताया कि जो दीज आर नंबर्ड एट्स, जो शेल्स या जो स्टेट्स आप यूज कर रहे हैं, उसे नंबरिंग किस तरीके से की जा सकती है, 1 2 3 4। एज वी मूव आउटवर्ड्स, जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4, या फिर आप उसे इस तरीके से भी नंबरिंग दे सकते हैं, KLMN। देखिए इधर देखिए, यहां पर बताया हुआ है बेटा बहुत अच्छे तरीके से कि जो पर्टिकुलर शेल्स हैं या पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स हैं, आप उनकी नंबरिंग 1 2 3 4 के से भी कर सकते हैं या फिर KLMN से भी कर सकते हैं। और ये जो सेंटर में पार्ट होता है ये न्यूक्लियस होता है। बात समझ में आ रही है आपको कि अगर, और क्या बताया उन्होंने, अगर आप न्यूक्लियस से आउटवर्ड्स मूव कर रहे हो तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटा, बात ध्यान से सुनना। अगर आप न्यूक्लियस से आउटवर्ड्स मूव कर रहे हो तो पर्टिकुलर शेल की एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी न्यूक्लियस के पास जो शेल है, जो फर्स्ट शेल है या फिर जो के शेल है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो लास्ट शेल होती है पर्टिकुलर एटम की, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आई, ठीक है। तो हम इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये E1 E2 E3 E4 से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। यानी मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं बेटा कि E1 की एनर्जी तो सबसे कम, देन E2 की एनर्जी, देन E3 की एनर्जी, एंड सबसे ज्यादा एनर्जी होगी E4 की, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जाऊंगा एनर्जी पर्टिकुलर एटम के लिए बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही है बात। चलो, और एक और चीज, हाउएवर द गैप्स आपको दिख रहा है सक्सेसिव ऑर्बिट्स में या सक्सेसिव शेल्स की मैं बात करूं, जो न्यूक्लियस के पास है वो थोड़ा सबसे दूर होता है, फिर उससे नेक्स्ट जो शेल है एल शेल, वो थोड़ी के पास होगी, एम थोड़ी ज्यादा एल के पास होगी, और एन बहुत ज्यादा एम के पास होगी। यानी जो गैप्स होता है सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स में या शेल्स में, वो भी कम होता है, डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे आप आउटवर्ड्स मूव करेंगे, इनके बीच का जो गैप होता है बेटा वो कम होता जाता है। यहां पर हमने सही से बनाया हुआ नहीं है, बाकी ये यहां होता है, ये यहां होता है, ठीक है। तो एनर्जी गैप्स आउटवर्ड्स, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे उनके बीच का जो गैप है पर्टिकुलर शेल्स का, वो भी कम होता जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो अब इसे नोट डाउन करो, देन हम आगे की पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, फटाफट से कर लो। देखो बेटा, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर किसी शेल में रिवॉल्व कर रहा है, जब तक वो रिवॉल्यूशन करता रहेगा तब तक, बात समझ में आ रही है, पर्टिकुलर किसी भी ऑर्बिट में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली करता ही रहेगा। ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना ही वो एनर्जी रिलीज करेगा ड्यूरिंग दी रिवॉल्यूशन, ठीक है। या कंटिन्यूअसली मोशन जो वो कर रहा है पर्टिकुलर शेल में, वो करता रहता है, ठीक है। ना वो एनर्जी लूज करता है रिवॉल्यूशन करते टाइम, ना ही एनर्जी गेन करता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट समझ में आई आपको। अगर वो ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा बेटा, तो होगा कि वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट रिवॉल्यूशन करता रहेगा,
और ना ही वो कभी न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स होगा। यही चीज थी जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, जो नील्स बोहर ने बहुत अच्छे से बताई। दैट इज द आप बोले कि यूजफुलनेस ऑफ द नील्स बोहर मॉडल क्या है, तो वो यही है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी शेल्स में रिवॉल्यूशन करता रहता है। कब तक करता रहता है, और करते टाइम वो ना ही एनर्जी गेन करता है ना ही एनर्जी लूज करता है। तो वो पर्टिकुलर अपने शेल में रिवॉल्यूशन करता रहेगा, तो वो कोलैप्स नहीं होगा न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, जो स्टेबिलिटी को बताता है बेसिकली, ठीक है। और जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो उसका ग्राउंड स्टेट होता है बेटा। कौन सा स्टेट होता है? ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड एनर्जी लेवल, ठीक है। जिस एनर्जी लेवल में, जिस लोएस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता है उसे ग्राउंड स्टेट लेवल कहते हैं या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो कंडीशंस बनती है यहां पर कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, बाहर से कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी अगर मिली इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो कहां चला जाएगा बेटा? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। यानी बाहर से मैंने कुछ सोर्स दिया, सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम अप्लाई करेंगे, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है बाहर से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और अपने एनर्जी लेवल से कहां चला गया? जंप मार के ऊपर, समथिंग लाइक दैट। अगर हमारे घर में कोई हमारा फ्रेंड्स आया बेटा, तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम जिस स्टेट में हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो हम उसे घर दिखा के, पूरा घर दिखाने हम उसके साथ जाते तो हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम वहीं पर स्टेबल हो गए। थोड़े टाइम के बाद हम वापस कहां आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे, अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में तो जाता है, पर वहां पर स्टेबल नहीं होता है। वो जितनी एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है या हायर एनर्जी लेवल में जाता है, उतनी ही एनर्जी लूज करके वो वापस अपनी लोवेस्ट एनर्जी लेवल बोले या ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंस देखना चाहूं यहां पर, एनर्जी डिफरेंस कितना होगा इस वाले एनर्जी लेवल से इस वाले एनर्जी लेवल में, तो जितनी एनर्जी उसने गेन की होगी वही डिफरेंस होगा। या हम कहें कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आने में उसे जितनी एनर्जी लूज की वही डिफरेंस होगा। तो बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूं बेटा एनर्जी डिफरेंस, तो क्या लिखूंगा मैं? E2 माइनस E1, जिसे हम डिनोट करते हैं H न्यू से। तो डेल्टा E यहां पर क्या डिनोट कर रहा है? डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल्स, एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू लेवल्स, ग्राउंड स्टेट की और एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है। E1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल्स, एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट शेल। E2 क्या है? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हायर शेल या हायर एनर्जी लेवल। बात समझ में आ रही? H यहां पर क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.632 × 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है, लिखी हुई है। और न्यू यहां पर क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है या कितनी एनर्जी दी जाती है, किस फ्रीक्वेंसी से दी जा रही है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है हायर क्लासेस में, अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। सिंपली बस होता क्या है, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है, जो रेडिएशन बाहर से हम दे रहे हैं, जो सोर्स हम दे रहे हैं बाहर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ये हमें बताया था नील्स बोहर ने बेटा। अब ड्रॉबैक्स हम नहीं कह सकते हैं, हम लिमिटेशंस बोलेंगे कुछ नील्स बोहर के मॉडल की। यहां पर कंप्लीट होता है नील्स बोहर का मॉडल। अब लिमिटेशंस क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। नील्स बोहर ने बेटा सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। अगर मैं बात करूं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन्स है ना, मल्टी यूनिट इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात कर लें, यानी जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लाइक हाइड्रोजन के बाद जितने भी एलिमेंट है, अगर जितने भी एटम हैं, एलिमेंट के एटम हैं, अगर हम उसके लिए बात करते हैं तो नील्स बोहर का जो मॉडल है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। और एक और ड्रॉबैक था कि जो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था, अगर उसमें हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड लगा दें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम में स्प्लिटिंग हो रही है वो अच्छे से शो नहीं हो पा रही थी। तो दो लिमिटेशंस आप कह लें नील्स बोहर के मॉडल की, वो ये थी बेटा, ठीक है। ओनली
हाइड्रोजन के लिए ही लाइन स्पेक्ट्रम वैलिड था नील्स बोर के मॉडल का। ओके, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द नील्स बोर मॉडल। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पर हमारा सारा एटॉमिक मॉडल खत्म हो चुका है। एक्चुअल में बात की जाए तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नील्स बोर के मॉडल के बाद हुई थी, पर हमने पहले ही पढ़ ली है तो कोई इश्यू नहीं है। नील्स बोर का मॉडल भी हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।